आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास दो सखियां, भाग एक। लखनऊ, 1 जुलाई 1925। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बाहर रहती। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या ये संभव नहीं? तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आज़ादी भी न देंगे? मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़ियां पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुराने लकीर पीटने वालों में नहीं, वे उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया है। नहीं तो मैं कहीं की न रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डीफिल होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने के पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वे देख चुके हैं, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सैर किए बिना उन्हें चैन नहीं। मध्य एशिया और चीन का तो वे विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा न कर सके, उन्हीं पर प्रकाश डालना इनका ध्येय है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उन्हें पूरा ज्ञान न हो, जिसकी वे आलोचना न कर सकते हों। और ये केवल किताबी आलोचना नहीं होती, उसमें मौलिकता और नवीनता होती है। स्वतंत्रता के तो ये अनन्य उपासक हैं। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व न करे? बहन, तुमसे क्या कहूँ कि प्रातःकाल उन्हें अपने बंगले की ओर आते देखकर मेरे चित्त की क्या दशा हो जाती है। ये उन पर न्यौछावर होने के लिए विकल हो जाता है। वे मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी, उसमें और उनमें बाल बराबर भी अंतर नहीं। मुझे रात दिन यही भय लगा रहता है कि कहीं मुझ में उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाए। जिन विषयों में उन्हें रुचि है, उनका अध्ययन आधी रात तक बैठी किया करती हूँ। ऐसा परिश्रम मैंने कभी न किया था। आईने कंघी से मुझे कभी उतना प्रेम न था। सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठ न किया था। अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय न पा सकी तो बहन, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा और संसार मेरे लिए सूना हो जाएगा। कदाचित प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय हो जाता है। उन्हें मेरे बंगले की ओर आते देख जब मेरी पड़ोसिन कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है, तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाए। कल तो अनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हैट उतार ली और मुस्कुराए। वो उल्टा भी खीसे निकालने लगी। ईश्वर सारी विपत्तियां दे पर मिथ्याभिमान न दे। चुड़ैलों किसी तो आपकी सूरत है, पर अपने को अप्सरा समझती हैं। आप कविता करती हैं और कई पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छप भी गई हैं। बस आप जमीन पर पाँव नहीं रखती। सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुंह नोच लूं। खैरियत हुई कि दोनों में बातचीत न हुई, पर विनोद आकर बैठे तो आधे घंटे तक मैं उनसे न बोल सकी। जैसे उनके शब्दों में वो जादू ही न था, वाणी में वो रस ही न था। तब से अब तक मेरे चित्त की व्यग्रता शांत नहीं हुई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। वही दृश्य आंखों के सामने बार बार आता था। कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मंसूबे बांध चुकी हूँ। अगर ये भय न होता कि विनोद मुझे ओछी और हल्की समझेंगे, तो मैं उनसे अपने मनोभावों को स्पष्ट कह देती। मैं संपूर्णतः उनकी होकर उन्हें संपूर्णतः अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर न देखूंगी। विनोद के मन में मेरे प्रति ये भाव क्यों नहीं है? चंदा, मेरी प्यारी बहन, 1 सप्ताह के लिए आजा। तुझसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है। मुझे इस समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी ज़रूरत है। ये मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं 10-5 दिनों में या तो पारस हो जाऊंगी या मिट्टी। लो, 7 बज गए और अभी तक बाल नहीं बनाए। विनोद के आने का समय है। अब विदा होती हूँ।
कहीं आज फिर अभागिन कुसुम अपने बरामदे में ना खड़ी हो। अभी से दिल कांप रहा है। कल तो ये सोचकर मन को समझाया कि यूं ही सरल भाव से वो हंस पड़ी होगी। आज भी अगर वही दृश्य सामने आया तो उतनी आसानी से मन को न समझा सकूंगी। तुम्हारी पद्मा।